आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 3 का, और इस सबक का उन्वान है मुख्तसर अफसाना। बच्चों, मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ हम जान चुके हैं। एक ही नशिस्त में जो अफसाना पढ़ा जा सके वो मुख्तसर अफसाना है। शॉर्ट अफसाना या शॉर्ट स्टोरी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और नाम से ही इसके साबित हो रहा है इख्तिसार के साथ जो अफसाना लिखा जाए, छोटा जो अफसाना लिखा जाए वो मुख्तसर अफसाना कहलाता है। सबक के अंदर बच्चों मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ दे रखी है और उसके बाद कई मशहूर मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए अफसाने दे रखे हैं। मैंने सबक को अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ के हवाले से मालूमात हासिल की। तारीफ़ के साथ साथ तारीख़ का भी हमने उस हिस्से के अंदर मुताला किया था। उसके बाद के हिस्सों में हम मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए अफसानों का मुताला कर रहे हैं, मुसन्निफ़ीन की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे हैं, उनकी तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे हैं, और सबक के साथ ही जो अफसाना दे रखा है इसका हम मुताला कर रहे हैं, उसके सवाल जवाब का भी हम साथ साथ मुताला करते हुए आ रहे हैं। सबक के हिस्से 9 के साथ मैं आपके सामने आया हूं। यहां हम सुरिंदर प्रकाश का लिखा हुआ अफसाना बिजुका का मुताला करेंगे। इससे पहले जो हिस्सा 8 था उस हिस्से में हमने सुरिंदर प्रकाश की ज़िंदगानी के हवाले से बात की थी, और साथ ही सुरिंदर प्रकाश की तर्ज तहरीर और कलाम की खुसूसियात के हवाले से मालूमात हासिल की थी। हिस्सा 9 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम सुरिंदर प्रकाश का मुख्तसर अफसाना बिजुका का मुताला करेंगे, और इसके बाद जो अगला हिस्सा होगा उस हिस्से में हम अफसाना बिजुका से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का नवा हिस्सा, जिसका उन्वान है बिजुका। ये एक मुख्तसर अफसाना है, और बिजुका के माने होते हैं बच्चों खेतों के अंदर बांस का या दरख्त की शाखों का, लकड़ियों का एक ढांचा बना दिया जाता है। उसको इंसानों के पुराने कपड़े पहना दिए जाते हैं, कमीज़ वगैरह पहना दी जाती है, टोपी लगा दी जाती है, और उसके चेहरे की जगह एक मटका रखकर, घड़ा रखकर या कोई हांडी रखकर पुरानी, उसके ऊपर आंखें, नाक वगैरह चेहरे के निशानात बना दिए जाते हैं। इससे बच्चों खेत के अंदर फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर नहीं आते हैं। चिड़िया वगैरह और रात के वक्त जो जानवर खेतों में घुस जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, वो उसे आदमी तस्वुर करते हैं, कोई शख्स मानते हैं कि कोई खेतों की रखवाली कर रहा है, और फिर वो उस जगह से दूर रहते हैं। हालांकि वो इंसान नहीं होता, वो लकड़ी का ढांचा होता है, लेकिन दूर से देखने पर वो इंसान के जैसा नजर आता है। इसी कहानी को बिजुका की शक्ल में सुरिंदर प्रकाश ने पेश किया है। कहानी बिजुका का जो हीरो है, मेन किरदार है, वो होरी है, और होरी है प्रेमचंद के गोदान का मरकजी किरदार। प्रेमचंद ने नावल लिखा था, बहुत मशहूर नावल है प्रेमचंद का, गोदान उस नावल का नाम है, और वो नावल प्रेमचंद ने देहाती ज़िंदगी के ऊपर लिखा था, गांव की ज़िंदगी की अक्कासी की थी। उसमें किसानों के सामने, मजदूरों के सामने जो मसाइल पेश आते हैं उन मसाइल की बहुत अच्छी अक्कासी की थी। आखिर में होरी उस नावल के मुताबिक इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, लेकिन सुरिंदर प्रकाश ने गोदान लिखा गया था 1936 के अंदर, और सुरिंदर प्रकाश का ये जो अफसाना है बिजुका, ये तकरीबन सन 1971 में लिखा गया था। इस वक्फे का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने होरी को जिंदा बताया है, और अब बताया है कि होरी बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गया है, बूढ़ा हो गया है, उसके हाथ पैर भी लरजने लगे हैं, और उसकी पलके की जो भौं होते हैं, पलके और भवें भी सफ़ेद हो गई हैं, इतना उसका बुढ़ापा दिखाया गया है। साथ ही उसके 2 बेटे भी बताए गए हैं, लेकिन दोनों मर चुके हैं। दोनों के साथ कोई हादसा पेश आया, वो दोनों उसके बेटे मर गए हैं। अब उन दोनों बेटों के बच्चे और उन दोनों बेटों की बहुओं का भार होरी के ऊपर आ गया है। होरी किस तरह से उनका पेट पालता है इस कहानी के अंदर बताया गया है। साथ ही होरी अपनी फसल के लिए एक बिजुका बनाता है। वो बिजुका उसकी फसल से उसका हिस्सा मांगने लग जाता है, रखवाली का हिस्सा मांगने लग जाता है। तो इस तरह से ये कहानी अपने अख्तिताम की ओर पहुंचती है, और आखिर में होरी वसीयत करता है, दोबारा फिर आखिर में इस कहानी में भी होरी मर जाएगा, और वसीयत करता है कि मेरे बाद किसी को अपनी धन दौलत की, जागीर की रखवाली के लिए मुकर्रर नहीं करना, अपनी मसनूआत की हिफाजत खुद ही करना, और मुझे बिजुका बना देना मरने के बाद मैं तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूँगा और मैं कोई हिस्सा नहीं मांगूंगा।
यानी किसी और के भरोसे आपको नहीं रहना है। और उसके बाद जब इख्तिताम होता है तो उसके बच्चे जो उसके पोते रहते हैं अपनी फसल के लिए उसी को बिजूका बना देते हैं, बांस पर लटका देते हैं। इस कहानी के ज़रिए सुरिंदर प्रकाश ने बच्चों को पैगाम देने की कोशिश की है कि कौमों को या इंसानों को या अफराद को, सभी के ऊपर ये बात लागू होती है कि अपनी मसनूआत की हिफाजत, अपने काम की हिफाजत, अपनी पैदावार की हिफाजत उसे ख़ुद को करनी चाहिए। अगर हम हमारी मसनूआत की हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसी और को दे देंगे, अपनी चीज़ों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसी और को दे देंगे, चाहे वो बेजान ही क्यों ना हो, चाहे वो बदअक्ली क्यों ना हो, एक दिन उसके अंदर भी जान आ जाएगी और वो भी आपकी उस मसनूआत के अंदर से, आपके सामान के अंदर से, आपकी पैदावार मिल्कियत के अंदर से हिस्सा मांगने के लिए खड़ा हो जाएगा। यानी अपने सामान की हिफाजत की जिम्मेदारी आपको खुद को उठानी है, किसी और के भरोसे नहीं रहना, किसी और के इंतज़ार नहीं करना कि कोई दूसरा आएगा और हमारे सामान की हिफाजत करेगा। अगर दूसरा आपके सामान की हिफाजत करता भी है तो चाहे वो लाख मना कर दे कि कोई हिस्सा नहीं लेगा, आखिर में वो कुछ ना कुछ फ़ायदा आपसे लेना चाहेगा, आपके उस सामान से कुछ ना कुछ हिस्सा वो मांगने लग जाएगा। कौमों के लिए भी पैगाम दे दिया है और लोगों के लिए भी पैगाम दे दिया है। कौमों को भी पैगाम दे दिया है कि जो आपके काम हैं, जो आपकी मिल्कियत है, उसे आपको ही संभालना है, आपको ही उसको ऊंचाई के ऊपर लेकर जाना है, आपको ही उरूज के ऊपर पहुंचाना है, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। किसी दूसरे के भरोसे रह जाएंगे तो दूसरा आपकी उस मिल्कियत से जब वो तैयार हो जाएगी, जब वो फ़ायदा देने लायक हो जाएगी, उसके अंदर से हिस्सा मांगने आ जाएगा और आपको उसको हिस्सा देना ही पड़ेगा। बिजूका बनाता है, होरी लकड़ी का और बांस का बेजान ढांचा बनाता है, लेकिन आखिर में जब फसल पकती है, फसल तैयार होती है तो वो बेजान ढांचे में जान आ जाती है और वो अपनी हिस्सेदारी मांगने लग जाता है। उसके हाथ में दरांती आ जाती है जो उसके वजूद से निकलती है। तो हम सोचे कि कोई हमारे सामान की मुफ्त में हिफाजत कर लेगा, बग़ैर कुछ लिए, बग़ैर किसी मुनाफे के हमारे सामान की देखभाल कर लेगा, हमारे कामों को अंजाम दे देगा, हमारे लिए नौकर के जैसे काम करेगा। ऐसा नहीं है बच्चों। जिसको भी आप रखोगे, जिसको भी अपने कामों की जिम्मेदारी सौंपोगे, वो आगे चलकर उसको अपना खुद का समझने लग जाएगा, अपना हक मांगने लग जाएगा और अपने हक मांगने के लिए वो पुरजोर तरीके से आपकी मजम्मत करेगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करनी है कि अपना काम खुद किया जाए, अपने चीज़ों की हिफाजत, अपने सामान की हिफाजत खुद की जाए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो तरकीबें लगानी हैं, जो काम अंजाम देने हैं, वो खुद किए जाए। अगर किसी दूसरे के भरोसे रहे तो फिर तुम्हें अपने सामान में से हिस्सा देना पड़ेगा, अपने मेहनत शुदा सामान में से आपको हिस्सा देना पड़ेगा। देहाती ज़िंदगी की अलमबरदारी कर रहा है अफसाना बिजूका। गरीब तबके की ज़िंदगी बताई गई है, किसान किस तरह बदहाली में रहते हैं, किस तरह परेशानी में उनका गुजर बसर होता है, बच्चे उनके किस तरह से रहते हैं। बारीक से बारीक चीज़ को सुरिंदर प्रकाश ने बहुत हसास तरीके से बताया है और सीधे बताते चले गए हैं और हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि हमें उसका असर किस तरह से कबूल करना है। शुरू करते हैं हम अफसाना, मुताला करेंगे। आपको बड़े गौर व फिक्र के साथ मुताला करना है। मुश्किल अल्फाज भी इसके अंदर हैं, मुश्किल अल्फाज साथ में लिखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जो इन मुश्किल अल्फाज के दायरे में नहीं आ रहे हैं, उनको भी हम मुश्किल अल्फाजात में शामिल करेंगे और उनका भी हम मुताला करेंगे। बड़े गौर के साथ देखना है, समझना है सबक को। बोलने का अंदाज, सुरेंद्र प्रकाश का अंदाज देखना है। प्रेमचंद के अंदाज में ही आपने लिखा है, लेकिन फिर भी प्रेमचंद के कद तक आप नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत हद तक आपने उस मेयार तक पहुंचने की कोशिश की है, प्रेमचंद के ज़मरे में पहुंचने की कोशिश की है। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद का ही है, लेकिन प्रेमचंद का मेयार थोड़ा अलग हो जाता है, वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है और प्रेमचंद के अफसाने गोदान के किरदार होरी को इसका भी हीरो बनाया गया है। होरी इस कहानी को आगे बढ़ाता है। देखिए, प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर में खम पड़ गया था और हाथों की नसें सांवले खुरदुरे गोश्त से उभर आई थी। बारीक से बारीक चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी
अक्कासी कर रहे हैं हर चीज़ की। जो मंजर नज़र आएंगे वो मंजर कशी भी बहुत खूबसूरत की गई है। बारीकी से आपको देखना है, उसी अंदाज में पढ़ना है जिस अंदाज में अफसाना निगार आपको बताना चाहते हैं। वो कितनी बारीक चीज़ बता रहे हैं कि उसकी कमर में खम पड़ गया है, उसकी पलकों और भौं के बाल सफ़ेद हो गए हैं, इतना बुजुर्ग हो गया है वो। तसव्वुर करना है आपको कि एक किरदार जब बूढ़ा हो जाता है, काम काज छोड़ देता है और उसके बाद उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएं। कमर में खम पड़ना, कमर झुक जाना। खम पड़ने के माने लिखना है आपको, झुक जाना। और बिजुका का माने मैंने आपको बताया बच्चों, बिजुका की यहाँ पर तारीफ दे रखी है। बांस या दरख्त की शाखों से बना हुआ एक ढांचा जिसे टोपी और कमीज पहनाकर या कुर्ता पहनाकर खेत में आदमी की तरह खड़ा कर देते हैं। ये उसकी तारीफ हो गई। अब वो किस काम आता है? उससे डरकर दिन में चिड़िया और रात को गीदड़ वगैरह खेत से दूर रहते हैं। वो ये सोचते हैं कोई इंसान खड़ा हुआ है, इंसान रखवाली कर रहा है, तो जानवर जो खेतों को नुकसान पहुंचा दें वो फसल तक नहीं आते हैं। बाज जगह किसान इसे धोखा भी कहते हैं। कुछ जगह पर बिजुका का नाम धोखा भी कहा गया है। तो बिजुका की माने हो गए, खम पड़ने का मतलब है झुक जाना। होरी की कमर झुक गई है, बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। पलकों और भंवरों के बाल भी उसके सफ़ेद हो गए हैं। साथ ही हाथों की नसें सांवले खुरदुरे गोश्त से उभर आई थी। आपने अपने बुजुर्ग घर वालों के देखे होंगे आपने, या किसी बुजुर्ग के हाथ देखे होंगे कि जब बुढ़ापा बहुत ज़्यादा आता है तो हाथों की नसें नज़र आने लग जाती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। गोश्त उनके हाथों का बिल्कुल अंदर धंस जाता है, चिपक जाता है। हड्डियां और नसें बाहर निकली हुई साफ साफ नज़र आती हैं। गौर करना इस बात के ऊपर, उसको देखना, तो आपको अफसाना निगार की सच्चाई समझ में आ जाएगी कि कितना गहरा मुताला अफसाना निगार का है। गोश्त चिपक चुका है और गोश्त के अंदर से नसें उभर कर दिख रही हैं। पलके भंवरे सफ़ेद हो गई हैं। कमर में खम पड़ गया है, कमर झुक गई है घोड़ी की। इस असना में, असना यानी दौरान, बीच, जो बीच का वक्त गुजरा है, कौन सा? गोदान से लेकर और इसके बुढ़ापे होने तक, इसका बूढ़े होने तक, इस बीच के दौर में असना में उसके हाँ यानी यहाँ 2 बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। यहां पर इसके 2 बेटे भी बताए गए हैं होरी के, और बताया जा रहा है कि वो दोनों बेटे थे बीच में, उनकी शादी ब्याह करी उसने, उसके बाद उन बेटों का भी इंतकाल हो गया। एक गंगा में नहा रहा था, डूब गया, और दूसरा पुलिस के मुकाबले में मारा गया। दोनों बेटों के मर जाने के सबब भी यहां पर बयान किए गए हैं। अब गंगा में नहा रहा था, वो डूब गया, चलो कोई बात नहीं, वो हादसा था, लेकिन पुलिस से क्या मुकाबला हुआ उसकी भी तफसील दी गई है। पुलिस के साथ उसका मुकाबला क्यों हुआ, उसमें कुछ ऐसी बताने वाली बात नहीं है। क्यों हुआ? तो सुरिंदर प्रकाश कह रहे हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है। जो आप पूछ रहे हो कि पुलिस से क्यों मुकाबला हुआ, वो कहते हैं जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। अपने आस पास फैली हुई बेचैनी, अपने वजूद और आसपास के हालात से जब बेजार हो जाता है आदमी, तो उसका पुलिस से मुकाबला होना लाजमी हो जाता है। ये हमारे मुआशरे की, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी गहरी परेशानी की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। बहुत गहरी चीज़ है ये कि पुलिस से इंसान का मुकाबला कब हो जाता है? जब हो जाता है कि जब वो अपनी आसपास फैली हुई गरीबी, बेचैनी, तंगहाली, तंगदस्ती के मुकाबले पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है, अपने ऊपर होते हुए जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है। कई जगह ऐसे मामला सुनने में आते हैं कि पुलिस के ज़रिए जुल्म और सितम किया जाता है, और वहाँ अगर वो जुल्म और सितम के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर दे तो फिर वो पुलिस से नहीं जीत सकता, पुलिस आगे है उससे। तो ये बता दिया गया है कि अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लग जाता है तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। अब के हालात तो बच्चों फिर ऐसे नहीं है, लेकिन जब आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस वक्त हालात बदतर थे। बात बात के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, लोगों को परेशान किया जाता था। तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे हादसा पेश आते थे कि कभी किसी को पुलिस ने मार दिया, कभी किसी को जेल में डाल दिया, कभी किसी को सताया गया। प्रेमचंद की बातों की अक्कासी ये कर रहे हैं। तो मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ था।
और बूढ़े होरी के हाथ हल के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, जरा कांपे और फिर उनकी गिरफ्त में अपने आप मजबूत हो गई। उसने बेलों को हाँक लगाई और हल का फल जमीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। 2 बेटे थे इसके, दोनों का इंतकाल हो गया। वजूहात बता दी गई हैं। एक पुलिस से मुकाबले के अंदर मर गया और दूसरा गंगा नदी के अंदर डूब कर मर गया। उन दोनों बेटों के बच्चे भी थे और उनकी बीवियां भी थीं। उन सब की परवरिश की जिम्मेदारी अब होरी काका के ऊपर आ गई थी। कमर झुकी हुई है, बाल सफेद हो गए हैं, आपको हालात बता दिए गए हैं कि कैसा हालात है, लेकिन पेट की खातिर, अपने पेट की आग बुझाने के लिए, अपने बच्चों की औलादों को पालने के लिए, उनकी बीवियों को पालने के लिए होरी को जरूर आगे बढ़ना था। होरी को वो हल उठाना था। बहुत वक्त हो गया था उसको मेहनत करे हुए, हल उठाए हुए, लेकिन मजबूरी थी। दोबारा उसने हल को थामा, थोड़े हाथ उसके कांपे, परेशानी हुई, लेकिन जब उसने उन मासूम बच्चों की सूरतें देखी, उनकी विधवा बीवियों की हालात देखी, तो फिर वो मेहनत के लिए खड़ा हो गया। उसके दिल ने बैठना गवारा नहीं किया, उसके ज़मीर ने बैठना गवारा नहीं किया और वो खड़ा हो गया और वो फसल के अंदर हल चलाने के लिए तैयार हो गया। हल का फल जो हल के आगे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो जमीन में पेवस्त होता है, जमीन को चीरता है, वो उसका जमीन में घुसना शुरू हो गया। यहां पर बिजुका की तस्वीर दे रखी है। ये इनका पूरा खानदान नजर आ रहा है। होरी काका, 2 बहुएं और उनके बच्चे, साथ ही बिजुका नजर आ रहा है जो इनका सामना करेगा। तो होरी ने जमीन को बोना शुरू कर दिया, उनको जोतना शुरू कर दिया, यानी खेती बाड़ी के काम में ही वापस लग गया। उन दोनों बेटों की बीवियां थीं और आगे उनके 5 बच्चे, 2 बीवियां, दोनों की एक बीवी, और दोनों के कुल मिलाकर 5 बच्चे हैं। 3 तो जो गंगा नदी में डूबा था उसके थे और 2 पुलिस से मुकाबले में मारे जाने वाले बेटे के थे। अब उन सब की परवरिश का भार भी होरी पर आन पड़ा था और उसके बूढ़े जिस्म में खून जोर से गर्दिश करने लगा था। भार यानी भार, जिम्मेदारी, हिंदी अल्फाज यहां पर दिया गया है। उन बच्चों की, जो 5 बच्चे थे और 2 खातून घर में थी, उनकी जिम्मेदारी होरी के ऊपर आ पड़ी थी। अब होरी के बूढ़े हाथ पैरों के अंदर जान आ गई थी, उसका रग रग में खून दौड़ने लगा था, रवानगी बढ़ गई थी, ताकत आ गई थी। कहां से आ गई थी? उनकी परवरिश की जिम्मेदारी सर के ऊपर आने से। अब होरी नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या उनको कहीं भीख मांगने के लिए छोड़ा जाएगा या उनको कहीं दूसरी जगह जाने के ऊपर मजबूर कर दिया जाएगा? वो बच्चे हैं, मजलूम औरतें हैं, वो क्या करेंगी? तो वो उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए होरी ने कमर कस ली, तैयार हो गया और हल लेकर खेत को जोतना शुरू कर दिया। उस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज्यादा ही सुर्ख था और होरी के आंगन के कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया, अफसाने को। होरी ने हल उठा लिया और खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। उसने खेत भी जोत दिए, उसने बीज भी डाल दिए, जो जो मेहनत करनी थी खेती बाड़ी के अंदर, जो जो काम होते हैं, वो सारे काम कर दिए। फसल पककर तैयार हो गई। अब फसल काटने का दिन है, फसल काटने की तैयारी चल रही है। उस दिन के बारे में सुबह से बयान कर रहे हैं सुरिंदर प्रकाश कि उस दिन क्या क्या वाकयात होरी के सामने से गुजर रहे हैं। तो उस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज्यादा ही सुर्ख था और होरी के आंगन के कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकालकर उन पर परवरिश का भार, बच्चों देख लो आप, परवरिश का भार, उनको पालने का जिम्मेदारी, पालने पोसने की जिम्मेदारी होरी के ऊपर आ गई थी। और खून की गर्दिश, रगों में खून का दौरान, गर्दिश का माने होता है चक्कर खाना, घूमना, और खून की गर्दिश, रगों में जो हमारा खून घूमता है, ये खून की गर्दिश है जो चलता रहता है। तो उसकी गर्दिश का भी जोर आ गया था जब उसके ऊपर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आ गई थी। तो अब उस दिन की बात की जा रही है जब फसल की कटाई होगी, तो बच्चे नहा रहे हैं और बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल कर उन पर बारी बारी से उंडेलती जा रही थी और वो उछलते हुए अपना पंडा मलते पानी उछाल रहे थे। पंडा यानी अपना बदन, अपना जिस्म। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, कुएं के पास नहा रहे थे। एक बहू रोटी पका रही थी और दूसरी बहू उन बच्चों के ऊपर कुएं से पानी निकाल कर पानी डाल रही थी। होरी काका तैयार हो रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी में डाल रही थी। चंगेरी कहते हैं रोटियां रखने की डलिया,
जो रोटी रखने की टोकरी होती है उसे चंगेरी कहा जाता है। जो छोटी बहू है वो बड़ी बड़ी रोटियां बना रही है और रोटियां बनाकर वो चंगेरी में रखती चली आ रही है। होरी अंदर कपड़े बदलकर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर उसने ताकचे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। ताकचा, छोटा ताक जो घर में बना रहता है, वहां आईना रखा हुआ है छोटा, और वो पगड़ी बांधकर अपना चेहरा आईने में देख रहा है कि कैसा चेहरा लग रहा है। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई। उसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर दरवाजे में से गुजरकर बाहर आंगन में आ गया। पूरी तस्वीर कशी आपके सामने की गई है, पूरी सूरत बता दी गई है। छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेलते हुए नहा रहे हैं। बड़ी बहू उनके ऊपर पानी डाल रही है, कुएं से पानी खींच रही है, उनको नहला रही है। छोटी बहू रोटियां बना रही है और होरी काका तैयार हो रहे हैं। तैयार होने के बाद उन्होंने अपनी पगड़ी बांधी। पगड़ी बांधकर आईने में अपनी शक्ल देखी, थोड़ा सोचा अपने बारे में। पूरे चेहरे के ऊपर लकीरें लकीरें फैल गई हैं, बुढ़ापे की वजह से झुर्रियां आ गई हैं। और उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने, हनुमान जी की तस्वीर के सामने सर झुकाया, हाथ जोड़े और उसके बाद बाहर आंगन की तरफ आ गए, जहां आंगन में रोटियां भी बन रही हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, उनकी बहू भी उन बच्चों के साथ लगी हुई है, सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सब तैयार हैं? उसने कदरे ऊंची आवाज में पूछा। अब होरी काका बाहर आ गए। बाहर आते ही मामूली सी तेज आवाज में, बहुत हद तक तेज आवाज में वो आवाज लगाते हैं, सब तैयार हैं? और सभी कहते हैं कि हाँ बापू। सब बच्चे एक साथ बोल उठे। कदरे यहां पर इस्तेमाल किया गया है बच्चों। बातचीत के अंदर अमूमन कदरे का इस्तेमाल कर लिया जाता है। कदरे के माने होते हैं बहुत हद तक या मामूली तौर पर किसी चीज़ को करने से पहले कदरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसने मामूली तौर पर यह बहुत हद तक, जहां तक उसकी कोशिश है वहां तक उसने थोड़ी ऊंची आवाज के अंदर पूछा, सब तैयार हैं? तो बच्चे एक साथ कहते हैं कि हाँ बापू। अभी बच्चे नहा रहे हैं, बहू भी वहीं खड़ी हुई है, एक रोटी बना रही है, कोई भी अभी अपने काम से फारिग नहीं हुआ है। लेकिन उसने पूछा कि सब तैयार हैं चलने के लिए? तो मना कोई नहीं कर रहा कि तैयार नहीं है, सब कह रहे हैं कि हाँ बापू तैयार हैं। बहुओं ने अपने सरों पर पहलू दुरुस्त किए और उनके हाथ तेजी से चलने लगे। होरी काका बाहर आ गए थे, उनके बड़े थे वो, ताजीम के लिए उन्होंने अपने सर के पल्लू ठीक किए और जो काम वो कर रही थी उनमें उन्होंने तेजी दिखा दी। होरी ने देखा कि कोई भी तैयार नहीं था। अब होरी ने जब नजर डाली तो उसको सामने नजारा दिखा कि बच्चे भी यहाँ खेल रहे हैं, नहा रहे हैं पानी से, बहू भी रोटी बना रही है और उनको नहलाने में लग रही है दूसरी। ये तैयार नहीं है लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं मुझसे, सब झूठ बोल रहे हैं। उसने सोचा ये झूठ हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत ना दी होती तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते, उसके पास जीने का कोई बहाना नहीं रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उसे सच करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। उसके बाद उसने फलसफियाना अंदाज के अंदर अपने आप से मुखातिब खुद ही बात कर रहा है कि सभी तैयार नहीं है लेकिन झूठ बोल रहे हैं कि तैयार हैं। तो फिर वो कहता है, मन ही मन सोचता है कि भगवान ने झूठ को भी एक नेमत की तरह बनाया है। वो नेमत है। अगर हमारी ज़िंदगी में झूठ नहीं होता तो फिर हम जिंदा नहीं रहते, फिर हम मर जाते। लोग पहले झूठ बोलते हैं और फिर अपने झूठ को झूठ होने से बचाने के लिए, झूठ साबित होने से बचाने के लिए, उसको सच साबित करने के लिए वो उस झूठ को सच साबित करने की कोशिश करने लग जाते हैं, भागा दौड़ी करने लग जाते हैं। जिस काम के लिए उन्होंने बोल दिया वो काम करने लग जाते हैं। यानी पहले झूठ बोल दिया और फिर उस झूठ को सच साबित करने की कोशिश में सब लग जाते हैं। तो होरी झूठ को नेमत बता रहा है कि अगर झूठ दुनिया के अंदर नहीं होता तो इंसानों के अंदर जीने की ख्वाहिश नहीं होती। वो सच्चाई बोल दी, अब उसके बाद कोई अरमान नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना। स्कूल में अपने सबक के बारे में पूछा गया आपसे कि सबक याद कर लिया? अब आपको याद नहीं है लेकिन आपने कह दिया कि हाँ उस्ताद याद कर लिया है, आप कल सुन लीजिएगा। अब आपने याद नहीं किया लेकिन आपने झूठ बोल दिया कि हमें याद है, आप कल सबक सुन लेना। अगले दिन जब आप स्कूल में आओगे तो आप खुद ब खुद उस सबक को याद करके लेकर आओगे, क्योंकि आपने झूठ बोल दिया। और अब कल वो सबक सुना जाएगा तो आप पूरी कोशिश करोगे कि कल मुझे डांट नहीं पड़े, कल मुझे सज़ा नहीं मिले और मैं उस सबक को याद कर लूँ। यानी पहले झूठ बोला और फिर उस झूठ को सच साबित करने के लिए अपनी कोशिश की, मेहनत की, जिसके ज़रिए आपका वो काम भी हो गया और
उस्ताद के सामने भी, मास्टर साहब के सामने भी आपकी इज्जत और वकार बनी रही। तो होरी भी इसी चीज़ को बयान कर रहा है। वो कहता है कि झूठ इंसान के लिए नेमत है, झूठ नहीं होती तो इंसान जिंदा नहीं रहते, कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, मायूस हो जाते और दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो झूठ की वजह से ही दुनिया में बहुत सारी चीज़ें कायम हैं। आगे आते हैं, होरी के पोते पोतियां और बहुएं अभी अभी बोले हुए झूठ को सच साबित करने में पूरी तनदेही से जुट गई। पूरी तनदेही, पूरी फुर्ती से, पूरी मुस्तैदी से। जो उन्होंने झूठ बोला था कि हम तैयार नहीं हैं और तैयार हैं हम, जो उन्होंने झूठ बोला था कि तैयार हैं हम, अब उस झूठ को सच साबित करने के लिए पूरी ताकत उन्होंने लगा दी है। पूरी फुर्ती से सारे काम कर रहे हैं कि होरी काका से कह दिया हमने तैयार हैं तो हम तैयार ही हैं। वो सारे कामों को अंजाम देने में लग गए और तनदेही से कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया। जब तक होरी ने एक कोने में पड़े कटाई के औजार निकाले और अब वो सचमुच तैयार हो चुके थे। होरी समझ गया कि इनको वक्त लगेगा अभी और वो फसल कटाई के औजार निकालने लगा। और जब तक उसने औजार निकाले तब तक सब दूसरे जो फर्द हैं वो भी तैयार हो चुके थे। उनका खेत लहलहा उठा था, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई त्यौहार हो। सब बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा कि सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है। आज होरी काका ने जो मेहनत की थी खेतों के अंदर, उसका सिला मिलने का दिन था। उनकी फसल कट गई थी, आज वो फसल काटने के लिए जा रहे थे। खेत लहला रहे थे तो सभी के चेहरों पे खुशी थी, सभी खुश हो रहे थे। त्यौहार के जैसा था। अब त्यौहार के जैसा क्यों था बच्चों? गाँवों की ज़िंदगी आपने देखी हो या नहीं देखी हो, लेकिन अपने खेतों की फसल पाने के लिए किसान बहुत मशक्क़त करता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो हम अनाज खाते हैं, हमें अनाज मिलता है, इसके पीछे किसानों का खून पसीना छुपा रहता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कभी मौसम की मार से फसल ख़राब हो जाती है, कभी जानवरों की वजह से फसल ख़राब हो जाती है, कभी किसी और वजूहात से फसलें ख़राब हो जाती हैं या कम होती हैं। तो फसलों को बचाने के लिए, फसलों को पूरी पैदावार लेने के लिए और फसलों को मुनासिब कीमत में बाज़ार में बेचने के लिए किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरे साल जब उस फसल के पीछे मेहनत करता है तो वो फसल उसको नज़र आती है, वो अच्छी फसल उसको नज़र आती है। अब जब फसल काटने का दिन आता है तो किसान की ये सोच रहती है कि जो साल भर मेहनत की है आज उसका सिला मिल जाएगा, आज पेट भर के खाना खा सकेंगे, आज हमें मन चाहिए चीज़ें मिलेंगी, आज हमारे घर की गरीबी और तंगहाली दूर हो जाएगी, क्योंकि आज फसल कटने वाली है और सारा का सारा गल्ला उनके घरों के अंदर आने वाला होता है और हर तरह की उनके घर की कमी पूरी होने वाली होती है। घर में, गाँव में, किसानों के घरों में त्यौहार के जैसा माहौल रहता है। जब फसल कटने के दिन आते हैं तो सभी तैयार होती है, सारी फसलें एक साथ, पूरे गांव में त्यौहार की तरह खूब हंगामे होते हैं, मस्तियां होती हैं और लोग खुश रहते हैं, खूब खुशी खुशी अपनी फसलों को काटने के लिए जाते हैं। होरी के घर में भी त्यौहार जैसा माहौल है, ये भी अपनी फसल काटने के लिए जाने की तैयारी कर रहा है। होरी ने अंगोछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आ पहुँचा है। ना अहलमत की धौंस, ना बनिए का खटका, ना अंग्रेज़ों की ज़ोर ज़बरदस्ती और ना ज़मींदार का हिस्सा। उसकी नज़रों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे। होरी ने अपना अंगोछा कंधे पर डाला और सोच रहा है। अब उसके कुछ ख्याल सभी तरफ घूम रहे हैं। फसल पककर तैयार है उसकी, अब उसकी फसल में किसी को हिस्सा नहीं देना है उसको। वो सारी फसल उसकी खुद की है, उस फसल का मालिक वो खुद है। तो वो सोचता है कि कितना अच्छा समय, ये समय है वक्त, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है। ना अहलमद यानी कोर्ट का मुहर्रिर होता है, मुंशी होता है, जो फसल में से हिस्सा मांगता है, फसल में से हिस्सा लेता है। लेकिन यहाँ पर इस फसल का मालिक होरी खुद है, तो उसको किसी को हिस्सा नहीं देना। अहलमद, इसका सही लफ्ज़ बच्चों अहलमद होता है और ये कोर्ट का मुंशी होता है, तहरीर करने वाला होता है। अदालत में पेशकार का मुहर्रिर, तहरीर करने वाला, मुंशी इसको कहा जाता है। तो ना तो मुंशी का कोई हिस्सा है, अदालत का कोई हिस्सा है, ना ही बनिए का खटका है। बनिए से भी कुछ कर्ज नहीं ले रखा इसने, सब कुछ अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से कर रखा है। अंग्रेज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं है और ना ही ज़मींदार का हिस्सा उसकी इस फसल के अंदर से था। सारी की सारी फसल का मालिक वो खुद था,
सारी फसल उसको मिलने वाली थी। तो वो बहुत खुश था कि कितना अच्छा वक्त आ पहुंचाए कि आज इस फसल में से सारी की सारी फसल मेरी होगी। अब किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी की हिस्सेदारी नहीं है। उसकी नज़रों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे थे। खोशे बालियों का गुच्छा, जो उसकी फसल पक रही है उसकी बालियां हैं, उसके गुच्छे उसकी नज़रों के सामने घूमने लग गए थे। उसको अपनी पकी हुई फसल नज़र आ रही थी कि बहुत खूबसूरत फसल है और मैं वाहिद इस फसल का मालिक हूँ, मेरे अलावा किसी और के अंदर ये फसल तकसीम नहीं होगी। मैं मज़े से रहूँगा, अब मेरे बच्चे मज़े से रहेंगे, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, उनकी तंगहाली और परेशानियाँ अब दूर होने वाली थी। तो बहुत खुश था, खुशी का बताया गया है इसका। चलो बाबू, उसके बड़े पोते ने उसकी उंगली पकड़ ली, बाकी बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपट गए। बड़ी बहू ने कोठरी का दरवाज़ा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सर पर रख ली। इस तरह से वो खेतों में जाने के लिए तैयार हो गए। होरी काका ने औजार ले लिए, अपने बच्चों के जो पोते थे उनके हाथ पकड़े और वो सब खेतों की तरफ रवाना हो गए। वीर बजरंग बली का नाम लेकर सब बाहर की चार दीवारी वाले दरवाजे में से निकलकर गली में आ गए और फिर दाएं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। वीर बजरंगी, वीर का माने होता है बच्चों वीर, और बजरंगी हनुमान जी को कहा जाता है। तो वीर बजरंगी का इन्होंने नाम लिया और नाम लेने के बाद, जयकारा लगाने के बाद ये अपने दरवाजे से बाहर निकले, घर से बाहर निकालकर गली में आए और गली से जो आगे मकान चलते हैं, इन्होंने बाहर की तरफ, जो अमूमन खेतों के जो होते हैं, खेत जो होते हैं वो मकानों से बाहर की तरफ होते हैं, गांव से बाहर की तरफ होते हैं। तो ये खेतों की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। गांव की गलियों गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी, यानी सभी तैयारी कर रहे थे, सबकी फसलें पक चुकी थी, सारे गांव वाले जा रहे थे फसल काटने के लिए। तो वो चहल पहल थी, आज रौनक थी, रंगत थी गांव के अंदर। लोग खेतों को आ जा रहे थे, सबके दिलों में मसरत के अनार छूटते महसूस हो रहे थे। मसरत के अनार, खुशी के अनार छूट रहे थे। अनार कौन से? आतिशबाजी वाले अनार। सब आज खुश थे, सबके मन में अनार फूट रहे थे। खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज सभी के लिए बड़ा दिन था। सभी की फसल कटने वाली थी, सभी की फसल लहलहा रही थी, सबको खुशी हो रही थी कि आज हमें भरपूर अनाज मिलेगा, आज हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी तंगहाली दूर हो जाएगी। सभी खुश नज़र आ रहे थे और जब खुश हैं तो पूरे गांव में खुशी का माहौल था, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहटें थी, सबकी आंखें पकी फसल देखकर चमक रही थी। होरी को लगा कि जैसे ज़िंदगी कल से आज ज़रा मुख्तलिफ है। उसने पलटकर अपने बच्चों को, आते हुए बच्चों की तरफ देखा। होरी जब ये सोच रहा है तो सबके चेहरे देख रहा है, सब खुश हैं, सब मस्त हैं आज, क्योंकि सबकी फसल कटने वाली है। होरी ने अपने मन ही मन सोचा कि कल के दिन से आज का दिन मुख्तलिफ है, क्योंकि कल तक मायूसी थी, नाउम्मीदी थी, फटेहाली थी, भूख थी, गरीबी थी, लेकिन आज दिन बदलने वाले हैं। आज कल सब जब रो रहे थे, सब परेशान थे, आज सबके चेहरे के ऊपर खुशियां नज़र आ रही है, सभी के चेहरे के ऊपर उम्मीद नज़र आ रही है, और कल इसको मायूसी नज़र आ रही थी। तो एक दिन में ही फ़र्क हो गया। ये कहता है कि आज का दिन कल से मुख्तलिफ है। कल वो खुशियां नहीं थी, क्योंकि कल तक उनकी ज़िंदगी के अंदर जद्दोजहद थी, और आज उनकी ज़िंदगी में हासिल होने वाला है। पीछे आते हुए बच्चों को देखता है, खुशी खुशी के अंदर जो उसके पीछे आ रहे हैं, उसके जब उसने बच्चों को देखा तो उसका बयान देखिए आप किस तरह से बयान किया है मुसन्निफ ने। वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं। उनके बच्चे जो पीछे आ रहे थे, उनकी तरफ नज़र करा तो कहता है, मुसन्निफ कह रहे हैं कि वो बच्चे ऐसे ही नज़र आ रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं। अब किसान के बच्चे कैसे होते हैं वो भी देखिए आप। सांवले मरियल से, कितनी गहरी बात बताई है। किसान के बच्चे कैसे होते हैं? सांवले से होते हैं, मरियल से होते हैं, बेजान से होते हैं, कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उन्हें वक्त पर खाना नहीं मिलता। हमारे किसानों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं बच्चों, बहुत परेशानियों के अंदर उनकी ज़िंदगी गुजर बसर होती है। कुछ किसान हैं, कुछ ज़मींदार हैं जो बड़ी फसल की वजह से अच्छा तरह रहते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसानों के हालात ख़राब हैं। मैंने आपको बताया तरह तरह की परेशानियों का उनका सामना करना पड़ता है।
वक्त के ऊपर उनको खाना नहीं मिलता, वक्त के ऊपर उनको वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमें आम तौर पर मिल जाती हैं, बहुत जल्दी हमें मिल जाती हैं, और वो चीज़ों के लिए उनको खूब मशक्क़त करनी पड़ती है। तो उनको ख़ुद को खाने के लिए नहीं है, तो अपने बच्चों को वो क्या खिलाएंगे? बहुत सख्तियों में उन बच्चों की ज़िंदगी गुजरती है। तो बच्चे उनके बताए गए हैं, बच्चे कैसे नज़र आ रहे हैं? सांवले मरियल से बच्चे नज़र आ रहे हैं, जो जीप गाड़ी के पहियों की आवाज़ और मौसम की आहट से डर जाते हैं। यानी गांव से किसी गाड़ी का गुजर होता है तो बच्चे डर जाते हैं। गांव के बच्चे आप देखो बहुत शरीफ होते हैं, बेचारे बहुत कमज़ोर किस्म के बच्चे होते हैं। बहुएं वैसी ही थी जैसे गरीब किसान की बेवा औरतें होती हैं, चेहरे घूंघटों में छिपे हुए और लिबास की एक एक सलवट में गरीबी जुओं की तरह छुपी हुई थी। जुएं जो बालों में जानवर नज़र आते हैं, जुएं नज़र आती हैं। गरीबी उनके कपड़ों की सलवटों में जुओं की तरह छिपी हुई थी, बहुत गहराई के अंदर गड़ी हुई थी। हाल बयान कर दिया है बच्चों का भी, उनके बहुओं का भी, कि कोई अलग नहीं थे। जैसे गांव के अंदर विधवाएं होती हैं, गरीब किसानों की विधवा बेवाएं होती हैं, वैसी की वैसी ही वो औरतें नज़र आ रही थी, और मरियल से सांवले से वो बच्चे नज़र आ रहे थे। उन बच्चों में भी कोई बदलाव नहीं था, उन औरतों में भी कोई बदलाव नहीं था। लेकिन होरी को उम्मीद थी कि अब आने वाले दिन ऐसे फाकों में नहीं गुजरेंगे उनके, आने वाले दिन वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो वो उम्मीद की वजह से खुश था। वो सर झुकाकर आगे बढ़ने लगा। गांव के आखिरी मकान से गुजरकर आगे खेत, खुले खेत थे। करीब ही रहट खामोश खड़ा था। रहट खेतों पर पानी पहुंचाने की एक लकड़ी का बना हुआ होता है, मशीन सा, उसे रहट कहा जाता है। उस रहट के ज़रिए कुएं से पानी खींचकर खेतों में पानी डाला जाता है। तो वहाँ रहट भी दिखी उनको, रहट खामोश खड़ा था, यानी अब खेतों में पानी की ज़रूरत नहीं है। ये अलामत दिखाई गई है कि फसल पक गई है, अब रहट तो खामोश ही रहेगी, रहट थोड़ी चलेगी। रहट कब चलती है? जब बुआई होती है, जब फसल को बढ़ोतरी का वक्त होता है, कटाई के वक्त के ऊपर पानी बंद कर दिया जाता है। अब रहट खामोश खड़ी है। नीम के दरख्त के नीचे एक कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था। दूर तवेले में कुछ गायें, भैंसें और बैल चारा खाकर फुरकार रहे थे। अब ये नज़ारा बता रहे हैं इनको, जो जो नज़र आ रहा है। रहट खामोश पड़ी हुई है, नीम के पेड़ के नीचे कुत्ता पड़ा हुआ है, सामने तवेले के अंदर जानवर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी खाना खा लिया है, बैठे हुए हैं। सामने दूर दूर तक लहलहाते हुए सुनहरी खेत थे, और उसके बाद लोगों के घर खत्म हो गए तवेले के बाद, और उसके बाद दूर दूर तक खेत ही खेत नजर आ रहे हैं, और सारे खेत पके हुए हैं। तो वो सांवले सांवले सुनहरे सुनहरी से खेत उनको नजर आ रहे हैं। उन सब खेतों के बाद जरा दूर जब ये सब खेत खत्म हो जाएंगे, और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था, जिसमें झोना पककर अंगड़ाइयाँ ले रहा था। अब होरी का खेत कहाँ था? ये जो खेत नज़र आ रहे हैं, हमें सामने जो खेत नज़र आ रहे हैं, इनको पार करते हुए पीछे चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ। दूर जाने के बाद कुछ खाली जगह आएगी, उस खाली जगह को भी पार कर जाना है। उसके बाद नाला आएगा एक, उस नाले को पार करने के बाद होरी का खेत आता है, बिल्कुल अलग थलग सबसे दूर। और होरी के खेत के बाद कोई खेत नहीं है। होरी के खेत के बाद फिर रेगिस्तान है, थल है, वो थल की मिट्टी के करीब ही होरी का खेत है। झोना पक रहा है जिसमें। अब झोना क्या है? और झोना के माने हैं सोना के साथ बतौर ताबे मुहमिल इस्तेमाल होता है। सोना के साथ ताबे मुहमिल इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ झोना है। ताबे मुहमिल वो है जो किसी के साथ आने के बाद अपने माने बताए। मुहमिल के माने हैं जिसका खुद का कोई माने ना हो, तो ये मुहमिल लफ्ज़ है झोना, जो सोना के साथ इस्तेमाल होता है। सोना झोना, सोना झोना। काम वाम, तो काम वाम, वाम ताबे मुहमिल है, जो काम के ताबे के अंदर है। सोना झोना, झोना ताबे मुहमिल है, जो सोने के साथ है। इसकी मिसाल देखिए, मिसाल दे रखी ताबे मुहमिल की। खुदा सोना झोना पहनना नसीब करे। सोना झोना या सोना वोना भी हम कह देते हैं, सोना वोना पहनना नसीब करे, सोना झोना पहनना नसीब करे। ये मुराद है बालियों में अनाज के सोने जैसे दाने।
तो सोना झोना लग रहा है वहां पर, उसको सामने जो खेत आएंगे उन खेतों के अंदर झोना लगा हुआ है, झोना पका हुआ है। तो इसके माने अपने आप में कुछ नहीं है झोने के, लेकिन यहां पर इसको आपको सोने जैसा समझ लेना है। सोने के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सोना झोना, तो ये झोने की तरह यहां पर इस्तेमाल किया गया है। आगे उनके खेत के बयान में कर दिया है कि खेत किस तरह का है और किस तरह ये नजर आता है। वो सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कीड़े सूखी घास पर रेंग रहे हों। अब सुरिंदर प्रकाश उनको बता रहे हैं कि देखने पर कैसे नजर आ रहे थे वो, तो वो कहते हैं कि वो सब ऐसे नजर आ रहे थे कि जैसे एक लाइन के अंदर सूखी घास के ऊपर कीड़े चलते हैं, कीड़ों के जैसे नजर आ रहे थे, वो रंग बिरंगे कीड़ों के जैसे नजर आ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि वो सूखी पगडंडी के ऊपर चल रहे थे, खेतों के बीच में जा रहे थे अपने खेत की तरफ, और साथ ही उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे। इस वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे सूखी घास के ऊपर एक लाइन बनाकर एक कतार के अंदर कीड़े चलते चले जा रहे हों। वो सब अपने खेत की तरफ जा रहे थे जिसके आगे थल था। थल यानी रेगिस्तान, मिट्टी वाला इलाका जहां पर मिट्टी मिट्टी और कुछ नहीं हो, तो वो थल उनके खेत के बाद था। बिल्कुल आखिर के अंदर उनका खेत था जहां पानी की भी कमी थी और उसके बाद मिट्टी भी उनकी जरखेज नहीं थी, खराब मिट्टी थी, दूर दूर तक फैला हुआ, जिसमें कहीं हरियाली नजर ना आती थी। बस थोड़ी बेजान मिट्टी थी जिसमें पांव रखते ही धंस जाता था। उसके बाद जब उनके खेत के बाद जो मिट्टी आएगी रेगिस्तान, कोई हरियाली नहीं थी, दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आता था, और ऐसी मिट्टी थी कि पैर रखो तो पैर अंदर धंस जाते थे। बेजान मिट्टी इसलिए बता रखा है कि कोई उसमें पैदावार नहीं होती थी, जरखेज नहीं थी, सूखी भुरभुरी मिट्टी थी जो किसी काम की नहीं थी, किसी काम नहीं आने वाली थी। और मिट्टी यूं भुरभुरी हो गई थी जैसे उसके दोनों बेटों की हड्डियां चिता में जलकर फूल बन गई थी और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती थी। जब चिता के अंदर किसी को जलाया जाता है और आखिर में जो उसकी हड्डियां होती हैं वो बहुत नाजुक हो जाती हैं, जलने के बाद बहुत मुलायम हो जाती हैं। हमें दूर से ऐसा लगेगा कि जैसे हड्डी रखी हुई है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ लगाते हैं तो वो बिखर जाती है, भुरभुरी हो जाती है। ऐसी ही मिट्टी बताई गई है, उन चिता के फूलों की जैसी मिट्टी बताई गई है उस जगह की, कि भुरभुरी मिट्टी, और वो मिट्टी किसी काम की नहीं है। वो थल धीरे धीरे बढ़ रहा था। होरी को याद आया पिछले 50 वर्षों में वो 2 हाथ आगे बढ़ाया है। होरी चाहता था कि जब तक बच्चे जवान हो वो थल उसके खेत को ना पहुंचे, और तब तक वो खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा। रेगिस्तान बच्चों अपनी जगह बदलता है, आगे बढ़ता है। ये हमारी बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने है कि हमारा जो रेगिस्तान है, राजस्थान के सामने बड़ा मसला है ये। हमारा रेगिस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाता है, उसे रोक नहीं सकते। काफ़ी कोशिशें की जाती हैं लेकिन रोक नहीं पाते। होरी का खेत क्योंकि रेगिस्तान के बिल्कुल करीब है, तो होरी के खेत को भी खतरा है कि एक दिन रेगिस्तान बढ़ता बढ़ता हो इसके खेत के ऊपर कब्जा कर लेगा, यानी इसका खेत के ऊपर रेगिस्तान की मिट्टी आ जाएगी और फिर इसका खेत भी बर्बाद हो जाएगा। होरी पुरानी याद को याद कर रहा है और कह रहा है कि पहले ये खेत पीछे था और रेगिस्तान भी पीछे था। पिछले 50 वर्षों में वो 2 हाथ आगे बढ़ गया है, 2 हाथ तकरीबन 2 गज के करीब ये आगे बढ़ गया है। क्या? रेगिस्तान इसके खेतों की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे मिट्टी उड़ती है और धीरे धीरे अपना आगे रास्ता बनाती चली जाती है। तो होरी ये सोच रहा है, वो सोचता है मन के अंदर कि मेरे बेटे जवान होंगे तब ये कमाई कर कर, पैसा कमाकर, खेती बाड़ी कर कर ये दूसरी जगह अपना खेत खरीद लेंगे, लेकिन इनके बड़े होने तक ये रेगिस्तान यहाँ पर नहीं आए, ये खेतों पर कब्जा नहीं करे तो अच्छा है। वो सोचता है कि इस तरह से हो जाए, लेकिन उसके सोचे के मुताबिक चीज़ नहीं होती। रेगिस्तान तो बढ़ता चला जा रहा है, खेतों के ऊपर आता चला जा रहा है धीरे धीरे, और जब तक वो आएगा रेगिस्तान पूरी तरह से उसके खेतों को ढक लेगा, तब तक होरी भी जिंदा नहीं रहेगा, होरी भी खुद रेगिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के ख्यालात होरी के मन के अंदर चलते रहते हैं। पगडंडियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला और उस पर होरी और उसके ख़ानदान के लोगों की हरकत करते हुए नंगे पाँव, एक के बाद एक पगडंडी पे पगडंडी, पगडंडी पगडंडी, बहुत दूर जाके इसके खेत थे। सारे खेतों से बाहर निकलकर फिर बताया था कि नाला भी आएगा,
बहुत दूरी पर इनके खेत थे। तो ये चलते जा रहे हैं और वक्त गुजरता चला जा रहा है। सूरज आसमान की मशरिकी खिड़की में से झांक कर देख रहा था। मशरिक जहां से सूरज निकलता है, सूरज भी धीरे धीरे ऊपर होता जा रहा था, यानी दिन का वक्त बढ़ता चला जा रहा था। चलते चलते उनके पांव मिट्टी से अट गए थे। कई इर्द गिर्द के खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ थे। वो आते जाते को राम राम कहते और फिर किसी अनजाने जोश और वलवले के साथ टहनियों के दरांती से काटकर एक तरफ रख देते थे। ये खेतों के बीच में, पगडंडी के बीच में चल रहे हैं, दोनों तरफ खेत है, लोग बहुत सारे इनको नजर आते हैं। वो लोग इनकी तरफ नजर डालते हैं, राम राम करते हैं, इनकी तरफ देखते हैं और उसके बाद पूरे जोश के साथ अपने काम को करने के लिए लग जाते हैं। काम नहीं रोकते, इनका काम चलता रहता है और ये इनके बीच में से गुजर रहे हैं। अभी इनका खेत दूर है और दूसरे जो करीब के खेत हैं उन्होंने तो कटाई भी शुरू कर दी। उन्होंने बारी बारी से नाला पार किया। नाले में पानी नाम को भी ना था। अंदर की रेत मिली मिट्टी खुश्क हो चुकी थी। नाले के अंदर भी पानी सूख गया था, पानी नहीं था और उसकी मिट्टी भी खुश्क हो गई थी। नाले के अंदर भी मिट्टी गिरी हुई थी बहुत सारी और उस पर अजीब व गरीब नक्श व निगार बने हुए थे, क्योंकि पानी नहीं था। लेकिन जब पानी होगा उसके ऊपर कभी, तो उस पानी के बहने की वजह से उस मिट्टी के ऊपर अलग अलग तरह के नक्श बन गए थे, अलग अलग तरह के उसके ऊपर डिज़ाइन बन गए थे जो बहुत अजीब व गरीब नज़र आ रहे थे इनको। वो पानी के पाँव के निशान थे और सामने लहलहाता हुआ खेत नजर आ रहा था। उसे, उन नकुश को इन्होंने पानी के पैरों के निशान बताए हैं। पानी बह गया लेकिन उसके बाद उसके निशानात वहां पर रह गए थे। अब उस नाले के पार करते ही सामने उनको अपना खेत नजर आने लगा था, लहला रहा था। सबका दिल बलियों उछलने लगा, सबका दिल बिल्लियों की तरह उछलने लगा। खूब उनके खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं रहा खुशी का, सब खुश रहे। फसल कट गई तो उनके आंगन फूस से भर जाएगा और कोठरी अनाज से। फिर खटिया पर बैठकर भात खाने का मजा आएगा। क्या डकारें आएंगी। पेट भर जाने के बाद उन सब ने एक ही बार सोचा। अब वो तसव्वुर भी किस तरह कर रहे हैं कि जब ये खेत कट जाएंगे तो हमारे आंगन के अंदर फूस भरा हो जाएगा बहुत सारा और हमारे जो गोदाम हैं वो अनाज से, गल्ले से भर जाएंगे। तब हम पेट भर कर खाना खाएंगे, पेट भर कर भात खाएंगे और उसके बाद जो डकारें आएंगी तो कितना मज़ा आएगा। यानी आप देखिए कि किस तरह से फाकों के अंदर इनकी ज़िंदगी गुजर हो रही है कि डकारें आना भी इनके लिए नेमत से कम नहीं है। वो उसको भी अपने लिए नेमत समझ रहे हैं कि डकारें आएंगी तो कितना मज़ा आएगा। और डकारें कब आती हैं? जब हम पेट भर कर खाना खा लेते हैं, शिकम शेर होकर खाना खाएंगे, तब हमारे डकारें आती हैं। और हम इस बात के ऊपर कभी गौर नहीं करते कि हमारे बीच के रहने वाले ही, हमारे साथ ही रहने वाले ही ऐसे लोग भी हैं कि जो पेट भरकर खाना भी नहीं खा सकते। पेट भरकर खाना खाने के बाद डकारें लेना उनके लिए सपने की तरह है। डकारें नहीं मिली हुई हैं उनको कभी। तो बहुत ख़राब हालात के अंदर हमारे किसान गुजरते हैं और बारीक बारीक चीज़ों के ऊपर ध्यान दिलाया गया है, छोटी छोटी चीज़ों की तरफ, तंगहाली और बर्बादियों की तरफ ध्यान दिलाया गया है कि हम ऐसा मुआशरा कायम कर बैठे हैं, ऐसे समाज हमने बना लिया है कि हम उन किसानों के बारे में, उनकी तकलीफ़ों के बारे में, मज़दूरों के दुख दर्दों के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचते। सिर्फ अपने आप के अंदर ही डूबे रहते हैं, अपने आप के अंदर ही ख्याल किए रखते हैं और तबकाती कशमकश का ज़रिया यही चीज़ें बनती हैं। आगे आते हैं। अचानक होरी के कदम रुक गए, वो सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो सब कभी होरी को और कभी खेत को देख रहे थे कि अचानक होरी के जिस्म में जैसे बिजली की फुर्ती पैदा हो गई। चल रहे थे, खेत इनको नजर आ गया, अब खेतों के अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक होरी रुक गया। अब होरी रुक गया तो होरी को देख के जो उसके खानदान के लोग थे, बच्चे थे और वो औरतें थी, वो भी रुक गई। होरी चुपचाप खड़ा हुआ देखने लगा कि क्या हो रहा है। उसको अपने खेतों के अंदर कुछ हलचल सी नजर आई, कुछ हिलती डुलती हुई चीज नजर आई। वो बिजली की ऐसी फुर्ती आ गई, फौरन भागा खेतों की तरफ कि ये मेरे खेतों में क्या हो रहा है। उसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज लगाई और थोड़ी दूर जा गया आगे और जाने के बाद वहां रुक गया और रुकने के बाद जोर से चिल्लाया, अबे कौन है? तेज आवाज में आवाज लगाई उसने। और फिर सबने देखा उनके खेत में से कोई जवाब ना मिला। वो रुक गए थे, आवाज लगाई कि कौन है बे?
और सब ने देखा जब होरी ने आवाज़ लगाई, क्योंकि सबको पता नहीं था, नज़र नहीं आया था, होरी को नज़र आ गई थी वो चीज़, होरी को देख रहे थे। जब होरी ने आवाज़ लगाई तो अब सब खेतों की तरफ देख रहे हैं, लेकिन खेतों से कोई जवाब नहीं आया था। अब वो करीब आ चुके थे और खेत के दूसरे कोने पर दरांती चलने की, सड़ाप सड़ाप चलने की आवाज़ें बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। होरी ने आवाज़ लगाई और उसके बाद वो आगे बढ़े, सब आगे बढ़े, खेत के करीब आ गए थे और अब उनको सबको साफ साफ आवाज़ें आ रही थी खेत के अंदर दरांती चलने की। दरांती फसल काटने का औजार, उस औजार के ज़रिए, धारदार हथियार के ज़रिए फसलें काटी जा रही थी, उनकी फसल कोई काट रहा था। अब उनको पता चल गया है, उनके मन में खदशा हो गया कि कोई हमारी फसल को चुरा रहा है, कोई हमारी फसल को काट कर ले जा रहा है। सड़ाप सड़ाप की आवाज़ें आ रही थी, फसल काटने की आवाज़ें आ रही थी। सब कदरे सहम गए। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा, सब खामोश हो गए कि ये क्या हुआ अचानक, हमारी फसल को ले जाने की हिम्मत किसके अंदर हो गई, हम गरीब हैं, हम कैसे मुकाबला करेंगे, हमारी फसल को कैसे रोकेंगे। उनको लगा कि कोई चोर या कोई डकैत उनकी फसल को काटने के लिए खेत में घुस गया है और उनको वो आवाज़ें आ रही हैं, सड़ाप सड़ाप आवाज़ें उनके कानों में गूंज रही हैं। बच्चे थे, बहुएं थी, वो सब सहम गई। होरी ने हिम्मत दिखाई, फिर दोबारा ललकारा उनको, फिर जोर से चिल्लाया, होरी कौन है, बोलता क्यों नहीं, और अपने हाथ में पकड़ी दरांती सौंत ली। उसने फिर से आवाज़ लगाई कि अरे कौन है, बाहर निकलो, जवाब क्यों देते हो मेरा। और अपने हाथ में जो दराती थी, जो वो भी काटने के लिए लेकर आया था, वो बाहर निकालकर उसने थोड़ी दिखाई। अचानक खेत के परले हिस्से में से एक ढांचा सा उभरा, जैसे मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा हो। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं हूं होरी काका, बिजू का। उसने अपने हाथ में पकड़ी दराती फिजा में हिलाते हुए जवाब दिया। पहले कोई जवाब नहीं आया, आगे बढ़े, सब सहम गए थे, बच्चे डर गए थे, वो औरतें भी डर गई थी। आवाज़ लगाई होरी ने कि कौन है, जवाब क्यों नहीं दे रहा, जवाब दो, कौन बैठा हुआ है वहाँ पर, कौन फसल काट रहा है। अचानक एक ढांचा उसमें से खड़ा हुआ और उसके हाथ में दराती थी, दराती हिलाता हुआ आवाज़ लगा रहा है, दूर से आवाज़ लगा रहा है, होरी काका मैं हूँ बिजू का। बिजू का खड़ा हो गया, बिजू का में जान आ गई। सबकी मारे खौफ के गुटी गुटी सी चीख निकल गई, डर गए सबके सब। होरी काका भी डर गए कि बिजू का जो लकड़ी का बेजान था, ये कैसे खड़ा हो सकता है, इसमें कैसे जान आ गई। हाथ हिला के हमें कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि जैसे जानता है, आवाज़ लगा रहा है कि मैं हूं होरी काका बिजू का। सबकी गुटी गुटी सी खामोश चीखें निकल गईं। उनके रंग जर्द पड़ गए। रंग जर्द पड़ना मुहावरा है, जर्द पड़ना यानी बहुत ज़्यादा खौफ खा जाना, डर जाना। सब डर गए, मासूम बच्चे थे, शरीफ औरतें थी, शरीफ खातूनें थीं, डर गई, सभी को खौफ हो गया। और होरी के होठों पर गोया सफ़ेद पपड़ी सी जम गई हो। होरी खामोश हो गया, ऐसा लग रहा है तो उसके होठ भी सफ़ेद पड़ गए। होरी को भी डर लग रहा था। कुछ देर के लिए सब सख्ते में आ गए और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। सख्ते में आना, हक्का बक्का रह जाना, कुछ इल्म ना होना कि अब क्या करना है, सब खामोश खड़े रहे। वो कुछ देर कितनी थी, कुछ देर के लिए वो खामोश खड़े रहे। कुछ उनसे अल्फाज नहीं बने, कुछ बोलता नहीं बना, हिम्मत नहीं हुई किसी की बोलने की। बच्चे भी खामोश खड़े हुए हैं, औरतें भी खामोश खड़ी हुई हैं, होरी काका भी जमे हुए खड़े हैं, कोई हरकत नहीं उसमें जिस्म में। अब कुछ देर के लिए था ये मामला, कुछ देर कितनी है पता नहीं, कितना वक्त वहाँ पर खड़े हुए गुजर गया। एक पल, एक सदी या फिर एक युग। एक एक पल उनको भारी लग रहा था खड़े होना, डर के मारे, अपने सदमे के मारे कि हमारी फसल लेने के लिए हमारा बिजू का कैसे आ गया। उसका उनमें से किसी को अंदाज़ा ना हुआ। जब तक उन्होंने होरी के गुस्से से कांपती हुई आवाज़ ना सुनी, उन्हें अपनी ज़िंदगी का एहसास नहीं हुआ। सब अपने वजूद के बारे में भूल चुके थे, अपने आप को भूल चुके थे। सब सदमे में, खौफ में खड़े हुए थे। कितने वक्त खौफ में खड़े हुए थे, उनको खुद को वक्त का पता नहीं था कि कितना वक्त लग गया है। मुसन्निफ कहते हैं कि एक पल, एक सदी या फिर एक युग, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कितना वक्त उनको उस जगह के ऊपर खड़े हुए हो गया हो। कोई होश नहीं था उनको अपने बारे में, न वक्त के बारे में। खौफ के अंदर, सदमे के अंदर सिर्फ एक ही जगह टकटकी लगाए हुए देख रहे थे, सामने जो बिजू का नज़र आ रहा था उसको देख रहे थे। अब उनका ध्यान कब टूटा, कब उनको चीज़ें नज़र आई, जब होरी काका की दोबारा आवाज़ आई, लरजती हुई आवाज़ आई। दूसते हुए होरी काका ने फिर से आवाज़ दी, फिर से वो चिल्लाए, तुम बिजू का, तुम? अरे तुमको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था, बांस की फांकों से
और तुमको इस अंग्रेज शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसके शिकार में मेरा बाप हांका लगाता था, और वो जाते हुए खुश होकर अपने फटे हुए खाकी कपड़े मेरे बाप को दे गया था। तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी से बनाया था और उस पर उसी अंग्रेज शिकारी का टोपा रख दिया था, और तू बेजान पुतला मेरी फसल काट रहा है। होरी काका कह रहे हैं कि तुझे तो मैंने बनाया था, मैंने खड़ा किया था, तुझे कपड़े भी मैंने पहनाए थे, तुझे टोपा भी मैंने पहनाया था, तेरा चेहरा मोहरा भी मैंने बनाया था, और तू मेरी फसल काट रहा है। तू तो बेजान था, तेरे में कैसे जान आ गई। होरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था और बिजू का बदस्तूर उनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। बदस्तूर पहले की तरह दस्तूर के मुताबिक जैसे हंस रहा था वैसे ही उनको देख के हंस रहा है। सामने हाथ हिलाया था कि होरी काका मैं हूं बिजू का, और हंस रहा था, हंसते हंसते हाथ हिलाया था। अब होरी काका उसको बता रहे हैं कि तेरे अंदर जान कैसे आ गई, तू तो लकड़ी का बांस का था, तू दरख्त की शाखों से बनाया गया था, दरख्त में जान थोड़ी आ जाती है। खड़ा हो गया और मेरी फसल काट रहा है। मामला उनके समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो हंसे जा रहा था जैसे उस पर होरी की किसी बात का कोई असर ना हुआ हो। जैसे ही वो करीब पहुंचे उन्होंने देखा फसल 1/4 के करीब कट चुकी है और बिजू का उसके करीब दराती हाथ में लिए मुस्कुरा रहा है। वो पास में गए, जाकर देखा करीब जाने के बाद कि उसने तो 1/4 के करीब फसल काट भी ली थी, चौथा हिस्सा फसल का काट लिया था और थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वो बैठा हुआ उसे काट रहा था। होरी काका परेशान हो गए। वो सब हैरान हुए कि उसके पास दराती कहां से आ गई, दराती कहां से लेकर आ गया। वो कई महीनों से उसे देख रहे थे। बेजान बिजू का दोनों हाथों से खाली खड़ा हुआ था, मगर आज वो आदमी लग रहा था। आदमी भी कैसा, गोश्त पोस्त का इंसान जैसा आदमी। खाली खड़ा रहता था, उनको नजर आता था कि हाथों को इस तरह से करे हुए वो खड़ा हुआ है। कोई जान नहीं थी, कोई हरकत नहीं थी, कोई दराती उसके हाथ के अंदर नहीं थी। लेकिन आज जब उन्होंने फसल काटने का वक्त आया तो उस बिजुका के अंदर, उस लकड़ी के बिजुका के अंदर जान आ गई थी। उसके हाथ में दराती भी थी, उसमें शरीर के ऊपर गोश्त वगैरह भी था, पूरा इंसान के जैसा उसका जिस्म था। इस अंदाज में उनके सामने खड़ा हुआ बातचीत कर रहा था, कलाम कर रहा था होरी काका से। यह मंजर देखकर होरी तो जैसे पागल हो उठा था। सदमा लग गया था होरी को, बेचैन हो गया, पागल हो गया ये चीज देखकर कि जो लकड़ी का था इसमें जान कैसी आ गई। उसने आगे बढ़कर उसके एक जोरदार धक्का दिया, मगर बिजू का तो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। अलबत्ता होरी अपने ही जोर के मारे खाकर दूर जा गिरा। जब होरी ने नज़ारा देखा कि मेरी बनाया हुआ मुजस्समा फसल काट रहा है, उसमें जान आ गई है, होरी गुस्से से पागल हो गया। उसको आगे बढ़ा और बिजुका को धक्का मारा, लेकिन होरी कमज़ोर था, बिजुका ताकतवर था। होरी के वजूद कमज़ोर हो चुका था बुढ़ापे की वजह से, कमज़ोरियों की वजह से, और बिजुका ताकतवर बने हुए था। उसने जब धक्का मारा तो बिजुका के तो कुछ नहीं हुआ, होरी वापस आकर पीछे गिर गया, पीछे पड़ गया। जब ये नज़ारा उसके बहुओं ने देखा, उसके बच्चों ने देखा, तो फौरन चिल्लाते हुए भागते हुए आए और होरी काका को उन्हें संभाला। और वो बिजुका वैसे ही हंसते हुए देख रहा था, उसी अंदाज में वो हंस रहा था जिसमें शुरू में हंस रहा था। सब लोग चीखते हुए होरी की तरफ बढ़े। वो अपनी कमर पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रहा था। सब ने उसे सहारा दिया और उसने खौफजदा होकर बिजुका की तरफ देखते हुए कहा, तू मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है बिजुका, मुझसे, जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया अपनी फसल की हिफाजत के वास्ते, और तू इतना ताकतवर हो गया है कि मैं धक्का मार रहा हूं तो उल्टे मैं ही गिर रहा हूं। तेरा वजूद मुझे ही धक्का मार रहा है, मुझे ही पीछा हटा रहा है। बिजुका हस्ब मामूल मुस्कुराता रहा था, हस्ब मामूल के मुताबिक, यानी जैसे मुस्कुरा रहा था उसकी मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं थी। वही शैतानियत के साथ वो अपनी मुस्कुराहट के साथ उनको देख रहा था। फिर बोला, अब बिजुका कह रहा है, तुम ख्वामखा खफा हो रहे हो होरी काका, मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है 1/4। जवाब दे रहा है। अब वो बातें कर रहा है कि तुम होरी काका ख्वामखा बगैर किसी बात के गुस्सा हो रहे हो। मैंने तो 1/4 हिस्सा लिया है, जो मेरा हक बनता है, मेरा हिस्सा बनता है, लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम कौन होते हो? होरी काका भी जवाब दे रहा है। उसने कहा कि मेरा 1/4 ले रहा हूं मैं,
होरी काका कहते हैं कि लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? ये फसल मेरे बच्चों की फसल है, उनको पेट भर खाना खाना है, उनको अपनी गरीबी दूर करनी है, फाके दूर करने हैं। तुम कैसे हिस्सेदार बनकर आ गए? तुम्हारा क्या हक होता है? तुम होते कौन हो इस फसल के अंदर से हिस्सा लेने वाले? मेरा हक है होरी काका, क्योंकि मैं हूं। कितने जोरदार तरीके से अपनी बात को रखता है। बिज्जू का कहता है होरी काका इस फसल पे मेरा भी हक है, क्योंकि मैं हूं, मेरा वजूद है, मैं खड़ा हुआ हूं यहां पर, आपकी फसल की हिफाजत कर रहा हूं, इसलिए इस फसल में मेरा भी हक बनता है, मेरा भी हिस्सा बनता है, और मैंने इस खेत की हिफाजत की है। वो कहता है कि मेरा भी वजूद है, मैं हूं माने मेरा भी वजूद है, मैंने इस खेत की हिफाजत की है। आपने इसकी बीज डाले हैं, जुताई की है, मेहनत की है, मैंने भी मेहनत की है। रात और दिन मैं इस फसल की हिफाजत के लिए खड़ा रहा था। मैंने कभी आंखें ना मीची, मैंने कभी सुस्ती नहीं की, मैं कभी आराम करने के लिए नहीं बैठा। हमेशा मैं इस फसल की हिफाजत करता रहा, इसकी निगरानी करता रहा, देखभाल करता रहा। मेरा भी इस फसल में हिस्सा होता है, और 1/4 हिस्सा मैं काट रहा हूं। जो मेरा हिस्सा है ये मैं लेकर जाऊंगा। होरी काका कहते हैं लेकिन मैंने तो तुम्हें बेजान समझकर यहां खड़ा किया था, और बेजान चीज का कोई हक नहीं। ये तुम्हारे हाथ में दराती कहां से आ गई? होरी काका उससे कलाम कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम बेजान थे, तुम्हारे अंदर कैसे जान आ गई? और बेजान चीज का कोई हिस्सा थोड़ी लगता है। लकड़ी का टुकड़ा से बना के तुम्हें खड़ा किया था, तो तुम तो लकड़ी के टुकड़े रहते, तुम में कैसे जान आ गई? तुम कैसे हिस्सा मांगने आ गए? और जो तुम्हारे हाथ में दराती है ये लोहे की है, मैंने तो तुम्हारे हाथ में नहीं दी थी, ये कहां से आ गई? बिजुका ने एक जोरदार कहकहा लगाया, तुम बड़े भोले हो होरी काका, खुद ही मुझसे बातें कर रहे हो और फिर मुझको बेजान समझते हो। मेरे से कलाम कर रहे हो, बात कर रहे हो, और कहते हो कि तू तो बेजान है, तेरा हिस्सा किस बात का? जब मैं बेजान हूं तो मुझसे बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बातें कर रहा हूं, इसके माने हैं कि मेरे अंदर जान है, मेरे अंदर भी जुबान है। लेकिन तुमको ये दराती और जिंदगी किसने दी? मैंने तो नहीं दी थी। मैं बात तो कर रहा हूं, लेकिन मैंने ना दराती दी ना जिंदगी दी। ये कहां से आ गई तुम्हारे पास? कैसे पैदा हो गई? ये मुझसे आपसे आप मिल गई, मुझे अपने आप मिल गई, खुद अपने वजूद से निकल गई है। ये जिस दम तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांके चीरी थी, अंग्रेज शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे, घर की बेकार हांडी पर मेरी आंखें, नाक और कान बनाया था, उसी दिन उन सब चीज़ों में ज़िंदगी कुलबुला रही थी, और ये सब मिलकर मैं बना हूँ। और फसल पकने तक यहाँ खड़ा रहा, और एक दराती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही। और जब फसल पक गई, वो दराती मेरे हाथ में थी। लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। मैं आज के दिन का इंतज़ार करता रहा, और आज तुम अपनी फसल काटने आए हो, मैंने अपना हिस्सा काट लिया। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? बिजुका ने आहिस्ता आहिस्ता सब कहा। इसने सारी की सारी बात बता दी कि मैं कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ हूँ। जब तुमने बांस की फांके काट कर कमीज़ पहना दी थी, टोपी पहना दी थी, मेरी आँख नाक कान बना दिए थे, उसी वक्त मेरे अंदर ज़िंदगी की हलचल शुरू हो गई थी। मैंने नज़र रखनी शुरू कर दी थी, देखनी शुरू कर दी थी, और मेरे अंदर से, मेरे वजूद से एक दराती बन गई थी जो मेरे पास पोशीदा थी। आज जब फसल काटने का वक्त आया, फसल कट गई, तो दराती मेरे हाथ में आ गई, और मैंने इससे फसल काटना शुरू कर दिया। मैंने कभी अमानत में खयानत नहीं की, मैंने बेईमानी नहीं की। आज फसल काटने का दिन है, आज आप फसल काटोगे, तो मैंने भी आज ही फसल काटी है, और जितना मेरा हक बनता है वही 1/4 हिस्सा मैंने काटा है, अलग किया है। बाकी की आपकी है, वो आप काटी है, ताकि उन सबको इस बात को अच्छी तरह समझ में आ जाए। बिजुका ने सबको वो बात समझा दी। अब जब बिजुका ने अपनी सारी बात बता दी, तो होरी काका को गुस्सा आ गया। बिजुका की बातें सुनकर वो अपने आप के ऊपर काबू नहीं रख सके। गुस्से के अंदर कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब साजिश है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं मानता, ये सब छलावा है। छलावा का माने धोखा, साया जो देखते ही देखते गायब हो जाता है। बिजू का कह रहा है कि मैं जानदार हूं, धीरे धीरे मेरे अंदर जान आ गई,
आपने जब मेरी तस्वीर बना दी थी तो मैं जानदार बन गया था और मेरे वजूद में दराती थी, अब वो दराती बाहर आ गई है। लेकिन होरी काका को जब ये बताई गई बात तो होरी काका गुस्से के अंदर आ गए, गुस्से में बेकाबू हो गए और कहने लगे कि मैं तुम्हें जानदार नहीं मानता, ये छलावा है, ये धोखा है मेरे साथ, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मानता हूं और मैं तुम्हें एक भी तिनका अपनी फसल से ले जाने के लिए नहीं दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा बिल्कुल भी। ये मेरा हक है, इस पर मेरे बच्चों का हक है, मैं इसमें से किसी को हिस्सा नहीं दूंगा। और कहते हैं मैं पंचायत से इसका फैसला करवाऊंगा। अब पंचायत जाने के लिए कहते हैं कि तुझे एक भी चीज़ यहां से ले जाने नहीं दूंगा, तू ताकतवर है, मैं मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन पंचायत इंसाफ करेगी, पंचायत के अंदर जाऊंगा, अपना मामला बताऊंगा और इंसाफ हासिल करूंगा। तुम दराती फेंक दो, मैं तुम्हें एक तिनका भी ले जाने नहीं दूंगा। होरी चीखा और बिजुका ने मुस्कुराते हुए दराती फेंक दी। मुस्कुराने लगा बिजुका और उसने बात मान ली कि ठीक है, पंचायत के अंदर फैसला होगा। होरी ने बहुत गुस्से के अंदर उससे कहा कि मैं नहीं दूंगा तुझे, पंचायत में चलते हैं, अपन वहां फैसला करेंगे। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। अब जब पंचायत बुलाई गई तो सभी आ गए और पंचायत बैठ गई, फैसला होना था। पंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ बीच में बैठा हुआ था। उसका चेहरा मारे गम के मुरझाया हुआ था, उसको गम हो रहा था, दुख हो रहा था, क्योंकि उसने साल भर फसल के ऊपर मेहनत की थी। बहुत मशक्क़त के बाद वो फसल उसको नज़र आई थी, वो पैदावार उसको मिलने वाली थी, उसके गरीबी और फाकों के दिन ख़त्म होने वाले थे। लेकिन उसी वक्त उसकी फसल से हिस्सा लेने के लिए एक हिस्सेदार पैदा हो गया था। वो हिस्सेदार पैदा हो गया जिसके बारे में होरी ने सोचा तक नहीं था, पैदा हो गया और उससे हिस्सा भी मांगने लगा। होरी बहुत अफसोस में था क्योंकि उसको लग रहा था कि अब मेरी फसल में से एक हिस्सा देना पड़ेगा। उसका चेहरा गम के मारे मुरझाया हुआ था। उसकी दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थी और बिजुका का इंतज़ार था। पंचायत के अंदर बिजुका का इंतज़ार हो रहा था। सभी हाजिर थे वहाँ पर, सरपंच भी थे, पंचायत के दूसरे अफराद भी थे, गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। होरी अपने पोतों और अपनी बहुओं के साथ मौजूद था। बिजुका का इंतज़ार हो रहा था कि बिजुका आए और ये मामला सुना जाए, इस मसले का हल निकाला जाए। आज पंचायत ने अपना फैसला सुनाना था। कई दिन हो गए पंचायत लगते हुए, दोनों फरीकों ने अपनी अपनी बात बता दी। आज फैसले का दिन था, फैसला होने वाला था। मुकदमे के दोनों फरीक अपना अपना बयान दे चुके थे, यानी बिजुका भी पहले ही अपना बात बता चुका था, अपनी हक जता चुका था और होरी काका भी अपने बारे में बता चुका था कि किस तरह से बिजुका का इस फसल में हिस्सा नहीं होता है। दोनों फरीक यानी दोनों हिस्से, दोनों पार्टियां मुकदमे की जो थी, एक तरफ बिजुका था और दूसरी तरफ होरी काका था। दोनों अपने अपने बयान दे चुके थे। आज मुकदमे का फैसला होना था। सभी बैठे हुए हैं, सिर्फ बिजुका का इंतजार हो रहा है कि बिजुका आएगा कि नहीं आएगा। अब सब यही सोच रहे हैं कि बिजुका कब आएगा, कब आएगा। आखिर दूर से बिजुका खरामा खरामा आता दिखाई दिया। अब बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे, इतने में बिजुका दूर से आता हुआ नजर आ गया। खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे जो चलते हैं उसे खिरामा खिरामा कहा जाता है, यानी अपनी अलग एक मस्तानी चाल के अंदर चलता हुआ आ रहा है, वो अपने अंदाज में चलता हुआ आ रहा है। सबकी नजरें उस तरफ उठ गई। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आ रहा है और वही खौफनाक मुस्कुराहट उसके चेहरे के ऊपर फैली हुई है। जैसे ही वो चौपाल में दाखिल हुआ, सब गैर इरादी तौर पर उठ खड़े हुए और उनके सर ताजीमन झुक गए। देखो, अलामती अफसाने लिखते हैं, अलामत के अंदर बात करते हैं, ये बता रहे हैं कि वो जो कमज़ोर था, वो जो किसी भी चीज़ का मालिक नहीं था, जब उसके अंदर अपना हिस्सा मांगने की ताकत आ गई, उसके अंदर से, उसके वजूद के ज़रिए उसके अंदर दराती आ गई, उसके अंदर हौसला आ गया अपना हिस्सा मांगने का, तो सभी उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, सभी उसके आगे सर झुका रहे हैं। वो बेईमान है, गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, लेकिन उसकी ताज़ीम के अंदर ना चाहते हुए भी सब खड़े हो गए और सब उसके आगे सर झुका रहे हैं, यानी उसके वजूद को सब तस्लीम कर रहे हैं। होरी ये तमाशा देखकर तड़प उठा। उसे लगा जैसे बिजुका ने सारे गांव के लोगों का ज़मीर खरीद लिया है। होरी ने जब देखा कि ये इसकी ताज़ीम में खड़े हो गए, ये जो बेईमान किस्म का बिजुका है,
मेरी फसल के ऊपर कब्जा कर रहा है और सब इसकी इज्जत कर रहे हैं और इतनी इज्जत कर रहे हैं कि इसकी इज्जत के अंदर खड़े हो रहे हैं, ताजीम के अंदर खड़े हो रहे हैं, अपनी जगह छोड़ दी सबने, सर झुका रहे हैं, तो फिर ये कैसे इंसाफ होगा। तो उसको लगा कि बिजूका के आगे पूरे के पूरे गांव वालों ने, पूरी पंचायत ने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है, अपना ज़मीर बेच दिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वो तेज़ पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मारता हुआ महसूस करने लगा। उसको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। उसको लगा कि सबको खरीद लिया गया है, अब इंसाफ उसके हक में नहीं होगा, और अपने आप को उसने बेबस और बेसहारा पाया। इस तरह का बेसहारा पाया कि जैसे लहरों में डूबता हुआ इंसान होता है। वो खूब कोशिशें करता है बाहर निकलने की, हाथ पांव मारता है, छटपटाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। होरी का सारा वजूद कांपने लगा। उसने पंचायत के फैसले को कबूल करते हुए फसल का चौथाई हिस्सा बिजूका को देना मंजूर कर लिया और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा। पंचायत ने फैसला सुनाया। अब होरी पहले ही समझ चुका था कि पंचायत क्या फैसला सुनाने वाली है, और पंचायत ने बिजूका के हक में ही फैसला सुनाया। होरी से कह दिया गया कि अपना फसल का 1/4 हिस्सा तुम्हें बिजूका को देना ही पड़ेगा। पूरा का पूरा अफसाना अलामती अफसाना है। अलामती अफसाने के लिए ही सुरेंद्र प्रकाश जाने जाते हैं, और इस अफसाने के अंदर उन्होंने इस अंदाज में लिखा है इस अफसाने को कि जो बात उनको कहनी है वो अपने अंदाज में ही कहते हुए चले गए। अब नतीजे के ऊपर हमें पहुंचना है, हमें उस चीज़ को देखना है कि हम उस अलामत को किस तरह से कबूल कर रहे हैं, किस तरह से उसको समझ रहे हैं। पंचायत ने बिजूका के हक के अंदर फैसला दे दिया है। होरी बेचारा करता भी क्या करता, उसको पंचायत का फैसला कबूल करना पड़ा, और उसने 1/3 हिस्सा 1/4 हिस्सा बिजूका को देने के लिए राजी हो गया, रजामंद हो गया, और फिर खड़ा हुआ और अपने पोतों से कुछ बात वो कहने लगा। अपने पोतों को अब वो वसीयत कर रहा है, समझा रहा है। सुनो, ये शायद हमारी जिंदगी की आखिरी फसल है। अपने पोतों से मुखातिब है, वो पोतों से बात कर रहा है और कहता है कि सुनो मेरे पोतों, ये शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है। अभी थल खेत से कुछ दूर पर ही है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, और यही उसकी वसीयत भी है। ये नसीहत भी है, ये वसीयत भी है। वो बता रहा है कि मुझे अब उम्मीद नहीं है अपने जीने की, हो सकता है कि मैं अब ज़िंदा नहीं रहूं। ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी फसल थी, और आखिरी फसल में ही मैं धोखा खा बैठा हूं। किसी के ऊपर भरोसा करा, किसी को हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी, अब वो हिस्सा मांग रहा है तो उसको हिस्सा देना पड़ेगा। हम उसका हिस्सा नहीं दबा सकते। अब ये अपने पोतों से नसीहत करता है, पोतों को वसीयत करता है और कहता है कि अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बिजूका ना बनाना। अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी भी बिजूका ना बनाना, यानी अपनी फसल की जिम्मेदारी खुद को लेनी है। किसी को अपनी चीज़ की हिफाजत के लिए मुकर्रर ना करें, जो करना है वो खुद करें। किसी और के भरोसे रहोगे तो वो हिस्सा मांगने आ जाएगा, आपकी चीज़ों में से वो अपना हक जताने आ जाएगा, चाहे वो बेजान ही क्यों ना हो। बेजान माने वो मना कर दे, उसको कोई चीज़ से मतलब नहीं हो, वो नहीं चाहता हो हिस्सा लेना, मना कर दे आपको, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जिम्मेदारी मत डालो। तुम्हारा काम है उसको खुद ही अंजाम दो। अपनी चीज़ों की, अपनी मसनूआत की, अपनी मिल्कियत की, अपने मुआशरे की हर जिम्मेदारी को तुम्हें खुद को उठाना है। किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। अगर दूसरे के भरोसे रह गए तो फिर वो हिस्सा मांगेगा, वो भी उसमें शरीक हो जाएगा। होरी कहता है फिर कभी अपनी फसल की हिफाजत के लिए बिजूका ना बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कोपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांधकर एक खेत में खड़ा कर देना बिजूका की जगह पर। मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूंगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहां से हटाना नहीं, वही रहने देना। मिट्टी भुरभुरी होने के बाद भी मुझे उसी जगह लगे रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बिजूका नहीं बनाना, कि बिजूका बेजान नहीं होता। आपसे आप जिंदगी मिल जाती है और उसका वजूद उसे दराती थमा देता है और उसका फसल के 1/4 के ऊपर हक हो जाता है। वो फसल की 1/4 के हिस्से के ऊपर अपना हक मांगने लग जाता है। तो ये होरी ने अपने पोतों को वसीयत की।
क्या वसीयत की, मैं आपको मुख्तसर समझा देता हूँ। उसने अपने पोतों से कहा कि अब तुम्हें कभी भी बिजुका नहीं बनाना है, फसल की जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मेदारी किसी को नहीं देना है, सारे कामों को खुद ही अंजाम देना है। तुम बांस का बिजुका बनाओगे, लकड़ी का बिजुका बनाओगे, बेजान बिजुका बनाओगे, लेकिन आपकी फसल की जिम्मेदारी संभालते संभालते उसके अंदर जान आ जाएगी और एक दिन वो उसके अंदर से हिस्सेदारी मांगने लग जाएगा। अगली बार जब आप फसल बोओगे, हल चलाओगे और बारिश के पानी से कोपलें पैदा होंगी, फसल पैदा होगी और फिर तुम्हें हिफाजत के लिए बिजुका की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम बिजुका ना बनाना, मुझे यानी मैं मर जाऊंगा तो मेरे जिस्म को बिजुका बनाकर उस जगह के ऊपर खड़ा कर देना, मुझे बांस के ऊपर लटका के बेजान जिस्म को मेरे वहां लटका देना। मैं तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूंगा और तब तक फसलों की हिफाजत करता रहूंगा जब तक कि रेगिस्तान तुम्हारे खेतों को खा नहीं जाता, रेगिस्तान की मिट्टी तुम्हारे खेतों को अपनी मिट्टी के अंदर समा नहीं लेती। रेगिस्तान की मिट्टी के जैसे तुम्हारी मिट्टी बन जाएगी, भुरभुरी बन जाएगी, तब तक मैं वहां मौजूद रहूंगा और तुम्हारे खेतों की हिफाजत करूंगा। और तुम्हारे खेतों की हिफाजत करने के बाद जब तुम्हारा खेत खत्म हो जाए, उस जगह के ऊपर खेती बाड़ी होना बंद हो जाए, पूरी ज़मीन रेगिस्तान में बदल जाए, आगे थल आ जाए, तब भी मुझे वहाँ से ना हटाना, ताकि मैं इबरत का निशान बन जाऊँ। मुझे लोग देखें तो वो समझ जाएं कि अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं डालनी चाहिए, वो मुझे देख देख कर सबक लें, इबरत हासिल करें। इस तरह की वसीयत होरी काका अपने पोतों से करता है। अब वहीं उसका दम निकल जाता है, ये समझ लीजिए आप, और उसको बिजुका बनाने की तैयारी कर लेते हैं। होरी ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। उसके पोते और पोतियां उसके पीछे पीछे थे और फिर उसकी बहुएं और उनके पीछे गांव के दूसरे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे, यानी कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। इसमें इस सर झुकाए लोगों की अलामत बताई गई है कि जब आपने किसी को जिम्मेदारी दे दी और जब वो हक मांग रहा है तो वो भी गलत नहीं मांग रहा है, वो भी सही हक मांग रहा है, उसके साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी, क्योंकि तुमने उसको जिम्मेदारी दी है, हिफाजत की जिम्मेदारी दी है। अब वो अगर हक मांग रहा है तो वो इस बात का हक मांग रहा है कि मैंने हिफाजत की है। बिजुका भी कहता है कि मैंने रात और दिन बगैर सोए बगैर थके तुम्हारे खेतों की हिफाजत की है, तो मेरा भी 1/4 हिस्से के ऊपर हक बनता है और मुझे वो हक चाहिए। होरी काका ने सोचा था कि बिजुका बेजान है, तो उन्होंने उस जगह पे खड़ा कर दिया था, उसको जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन उसमें जान आ गई, उसके अंदर जुबान आ गई और वो अपने हक की तलाफी करने लगा, अपना हक मांगने लगा और सब उनके पीछे पीछे चल दिए। होरी काका अपने खेत की तरफ चल दिए। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और ख़त्म हो गया, यानी वहीं खेत में जाते ही उसकी जान निकल गई। उसके पोते पोतियों ने उसे एक बांस से बांधना शुरू किया और बाकी के लोग ये तमाशा देखते रहे। जैसी उसकी वसीयत थी कि मुझे बांस में बांधकर बिजुका बना देना, मुझे जलाना नहीं, मुझे दफनाना नहीं, मुझे बिजुका बना देना और मैं तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूंगा। उसकी वसीयत के मुताबिक जैसे ही उसका दम निकला, परेशान था बेचारा, दम निकलते ही उन्होंने उसको बांस से बांधना शुरू कर दिया। बिजुका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतार कर सीने के साथ लगाया और अपना चेहरा, अपना सर झुका दिया। यानी बिजुका को भी यहाँ पर शर्म आ रही है, वो भी अपना सर झुका रहा है उसकी ताज़ीम के अंदर, उसकी इज्जत के अंदर, कि वो जो शख्स है वो सच्चाई बताकर गया है, सबको अच्छी वसीयत करके गया है और ये पैगाम दे गया है कि कभी भी किसी को अपने सामान की जिम्मेदारी ना दें, जितना हो सके अपने सामान की हिफाजत की, अपने सामान को काम में लाने की जिम्मेदारी खुद को ही उठानी चाहिए। और फिर बिजुका को वहाँ पर, होरी को वहाँ पर बिजुका बनाकर लगा दिया जाता है। इस तरह हमारी कहानी का इख्तिताम हो जाता है। बच्चों, सुरिंदर प्रकाश का अफसाना है और अलामती अफसाना है, अलामती अंदाज में बात की है, इशारों के अंदर हमें बता दिया गया है, हमें समझाइश कर दी गई है कि किसी को भी अपने सामान की, अपनी मिल्कियत की जिम्मेदारी ना दें। आप किसी को बेजान समझकर, अपना इंसान समझकर, अपना आदमी समझकर उस जिम्मेदारी देंगे, लेकिन जब उस मसनूआत से, उस चीज़ से फ़ायदा उठाने का वक्त आएगा तो वो शख्स भी
हिस्सा मांगने आ जाएगा और वो भी आपके सामने ताकतवर बनकर खड़ा हो जाएगा और आपको उसको हिस्सा देना पड़ेगा। आप इनकार नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते उसको, वो हिस्सा आपको जो उसने मांगा है वो देना ही पड़ेगा। यहां भी यही हुआ, आखिर में बिजुका को हिस्सा देना पड़ा और होरी काका के बच्चों के पास फिर वही फाके और फिर वही गरीबी थी और उसी के अंदर उनका जिंदगी गुजर बसर हो रही थी। आसान अल्फाजों को इस्तेमाल किया है, मुहावरों का इस्तेमाल किया है, सीधे सीधे जो बात कहना चाहती थी वो बगैर किसी नतीजे के ऊपर वो कह दी है सुरेंद्र प्रकाश ने, और कारी के ऊपर छोड़ दिया है कि वो किसी नतीजे के ऊपर जाए और चीज़ों को अपने हिसाब से वो समझने की कोशिश करे। अफसाना यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। इसके बाद जो अगला हिस्सा होगा वहाँ हम इस अफसाने से मुताल्लिक सवालों के जवाब हासिल करेंगे। तो अगले हिस्सा आने तक आपको इंतज़ार करना है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।